हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो आपके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक है उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछली 3 क्लास में देखे थे। जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस चैनल पर हमने भूगोल के संजीव डेस्कर के 5 मॉडल पेपर हल किए, वो भी इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। पिछली क्लास में हमने आपके मैप के बारे में बात की, जो भारत और विश्व का मैप है उसके महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में, वो भी चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम आपके जो भारत मानव भूगोल की जो भारत की पाठ्य पुस्तक है उसके बारे में बात करेंगे। इस क्लास में हम अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगली सीरीज में हमें 3 और देखेंगे, यानी 9 पार्ट है। इन 3 क्लासों में हम इनके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको समेटने का प्रयास करेंगे। ये आपके परीक्षा में मील के पत्थर साबित होंगे। जो 8 मार्च को आपके बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है, उसमें ये परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। इनसे बाहर है वो परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आप यदि 1 से 2 बार चैप्टर पढ़कर पाठ्य पुस्तक से या जो आपके नोट्स है उनका पढ़कर इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं तो आपके ये बहुत ही कारगर साबित होंगे। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो पहला अध्याय है वो जनसंख्या वितरण, घनत्व, वर्दी और संगठन से संबंधित है। यानी भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, घनत्व किस प्रकार है, वर्दी और जनसंख्या का संगठन का स्वरूप कैसा है। इसमें सबसे पहला है भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो भारत में पहली जनगणना है 1872 में हुई। पहली संपूर्ण जनगणना आपसे पूछे तो 1881 में हुई। इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे दूसरा प्रश्न है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो बिहार राज्य है उसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास व उद्यमिता नीति अपनाई। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो कौशल विकास और उद्यमिता नीति यानी युवाओं को कौशल कार्यों में प्रशिक्षण देने के लिए एक नीति अपनाई गई, जो 2015 में शुरू की गई। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विशालतम भाषाई समूह, यानी भारत में सबसे अधिक भाषा बोलने वाला कौन सा समूह है। भारत में सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो भारतीय आर्य है। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। जो भारतीय आर्य है वो सर्वाधिक भाषाई सबसे बड़ा भाषाई समूह है। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। जो जनसंख्या सर्वाधिक वाले 5 राज्य आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश की। और इसका ट्रिक होता है, साजन के उत्तर से महारानी की बीपी आदि हो गई। साजन का अर्थ है सर्वाधिक जनसंख्या, उत्तर का अर्थ है उत्तर प्रदेश, और बीपी यानी बिहार और पश्चिम बंगाल आदि यानी आंध्र प्रदेश। इन 4 महत्वपूर्ण राज्यों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इनमें से आपके परीक्षा में पक्का प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे यह पूछा जा सकता है, किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, या जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सातवां है, भारत में किस समय अवधि में भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। भारत में जो ऋणात्मक वृद्धि दर यानी माइनस में वृद्धि दर है वो 1911 से 1921 के दशक में दर्ज की गई। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि दशक पूछे तो 1911 से 1921, लेकिन जनगणना पूछे सिर्फ कि किस जनगणना में, तो जो 1921 में जनगणना हुई उसमें ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसमें -0.21% वृद्धि दर रही, यानी लोगों की संख्या पहले की अपेक्षा कम हुई। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 7वां प्रश्न है, किस दशक के समयावधि को भारत में जनसंख्या के विस्फोट के रूप में जाना जाता है। यानी भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि है वो किस दशकों में हुई। 1951 से 1981 के मध्य सर्वाधिक जनसंख्या विस्फोट हुआ। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। चौथा प्रश्न है, भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है। ऐसी कितनी भाषाएं जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित भाषा का दर्जा है। जो भारत में 22 भाषाएं उनको अनुसूचित भाषाओं का दर्जा। ये जब संविधान लागू हुआ उस समय 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 9वां प्रश्न है, 1991 से 2001 के दौरान निम्नतम वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई। यानी 1991 से 2001 के मध्य किस राज्य की वृद्धि दर है वो सबसे कम रही। जो केरल राज्य है वो जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है उसमें सबसे कम वृद्धि दर है वो दर्ज की गई, यानी इसमें जनसंख्या की वृद्धि सबसे कम हुई। 10वां प्रश्न है, अनुसूचित भाषाओं में से भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। अनुसूचित भाषाओं में से भारत में सर्वाधिक भाषा है वो हिंदी भाषा बोली जाती है। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न है। इसमें सबसे पहला है, भारत का जनसंख्या घनत्व खाली जगह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का। भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है और इसका जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपको दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 30% है, यानी भारत में एक वर्ष में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ती है। भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो वृद्धि दर है उसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है, ये आपको इकाई भी ध्यान में रखनी है।
चौथा प्रश्न है, भारत वर्तमान में किशोरों यानी 10 से 19 वर्ष का अंश है वो कितने प्रतिशत है? जो कुल जनसंख्या है उसमें 10 से 19 वर्ष की जो जनसंख्या है उसका भाग है वो 20.9% है। ये आपको ध्यान में रखना है। पांचवा प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या का खालिजगा प्रतिशत गांव में रहता है, यानी भारत की ग्रामीण जनसंख्या है वो 68.8% है और जो शहरी जनसंख्या है वो 31.16% है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है, नगरीय जनसंख्या 31.16% है। सातवां प्रश्न है, ग्रियर्सन के अनुसार देश में खालिजगह भाषाएं और खालिजगह के लगभग बोली जाती है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार भारत में है वो 179 भाषाएं और 544 बोली जाती है। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आठवां प्रश्न है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई, पहली जनगणना 1872 में हुई। इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नौवां प्रश्न है, महिला श्रमिकों की संख्या खालिजगह सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, यानी पुरुषों जो महिलाओं की संख्या है वो अधिकतर किस सेक्टर में कार्यरत है? महिलाएं अधिकतर जो प्राथमिक सेक्टर जो कृषि से संबंधित क्रिया है इसमें अधिक संलग्न है। 10वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या तथा विश्व में खालिजगह स्थान है। भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस पार्ट में से आपके एबीसीडी और रिक्त स्थान और एक 1.5 नंबर का लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न का उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में वो देना है। इसमें पहला है जेंडर संवेदनशीलता, क्या ये आपके थोड़ा समझ आधारित प्रश्न है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। मानव में विशेष रूप से जेंडर यानी लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव, अलगाव और बहिष्कार से होने वाले जो दुष्प्रभाव उनको ध्यान में रखकर राष्ट्र, सरकार और समाज द्वारा अनेक प्रयास किया जा रहा है जिससे जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। समाज में सभी जेंडरों के लिए अलग अलग निर्धारित की जाती है जो सामाजिक भेदभाव, अलगाव और बहिष्कार का आधार बनती है, यानी समाज की जो परंपरा है वो अलग अलग जेंडरों के लिए अलग अलग कार्य प्रणाली बनती है जिसके कारण सामाजिक भेदभाव होता है। ये एक अपराध है, इसलिए सभी के लिए समान शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान कार्य के प्रति समान वेतन, समान जीवन जीने के अवसर सभी को मिले, इसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसी हेतु है वो राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है, बहिष्कार होता है, उनको दूर करने का एक प्रयास जेंडर संवेदनशीलता, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे दूसरा प्रश्न है, भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में हो रही लगातार कमी का कारण लिखिए, यानी भारत में पहले कृषि में अधिक लोग कार्यरत थे, वर्तमान में धीरे धीरे कमी हो रही है, इसका क्या कारण है? भारत में कुछ दशकों से कृषि सेक्टर के श्रमिकों में लगातार कमी आ रही। 2001 में वो 58.2% था, जो 2011 में 54.6% हो गए। कृषि सेक्टर के जो श्रमिक है वो द्वितीयक यानी उद्योगों और तृतीयक जो सेवा सेक्टर है इसमें सहभागिता बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण सीमित कृषि भूमि की उपलब्धता, नगरीकरण और औद्योगिकरण, यानी कृषि भूमि है वो कम हो रही है, नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ रहा है। इसके साथ ही वर्षा की अनियमितता, भूमि जल स्तर का निरंतर गिरना और कृषि से आर्थिक लाभ कम प्राप्त होना, इस कारण भी जो कृषक लोग हैं वो अन्य सेक्टरों की ओर अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर बताइए। यह अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मुख्य श्रमिक वह श्रमिक जो वर्ष में कम से कम 183 दिन यानी 6 माह या उससे अधिक काम करता है, उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। जो व्यक्ति 183 दिन यानी 6 माह से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है। इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन को समझाइए, यानी जनसंख्या के प्रमुख व्यावसायिक घटक कौन से? किसी व्यक्ति के खेती, निर्माण, व्यापार, सेवा, अपना किसी भी प्रकार की व्यवसायिक क्रियाओं में लगे होने से 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जो श्रमजीवी जनसंख्या यानी श्रमिक भाग है उनको 4 प्रमुख भागों में बांटा गया। इसमें सबसे पहला है कृषक, यानी जिसके पास स्वयं का खेत है और वो कृषि कार्य करता है। कृषि मजदूर, जिसके पास स्वयं का खेत नहीं, वो अन्य के खेतों में वो कार्य करने, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उन्हें कृषि मजदूर कहा जाता है। तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक, जो उद्योगों में काम करते हैं। और चौथा अन्य श्रमिक, इसमें जो सभी सेवा सेक्टर में लगे और अन्य सभी क्रियाकलापों से संबंधित श्रमिक है वो आते हैं। प्राथमिक सेक्टर में जो श्रमजीवी यानी श्रमिकों की संख्या का अनुपात सर्वाधिक है और कुल श्रमजीवी जनसंख्या का 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है, यानी प्राथमिक सेक्टर में लगा हुआ है। घरेलू उद्योगों में 3.8% श्रमिक लगे और 41.6% श्रमिक है वो अन्य। यह आपको जो प्रतिशत है ये भी ध्यान में रखना है। प्राथमिक सेक्टर में सबसे अधिक है 54.6% और औद्योगिक सेक्टर में 3.8% और अन्य में वो 41.6% है। आगे पांचवा प्रश्न है, भारत में धार्मिक संगठन का वितरण बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन कौन से धर्म है और कितने प्रतिशत पर है? भारत में सबसे अधिक जो धर्म है वो हिंदू है, इसमें 79.8% है। ये सर्वाधिक जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमा, बांग्लादेश सीमा, उत्तरी पूर्वी राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में 70 से 90% रूप जनसंख्या में पाया जाता है, यानी जो भारत के बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर कम है, बाकी मध्य भारत में और शेष भारत में वो 70 से 90% जनसंख्या के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा है मुस्लिम, जिनकी जनसंख्या है वो 14.2% है, यानी 100 में से 14 लोग है वो मुस्लिम है, जो जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश इन राज्यों में सर्वाधिक है। तीसरा है ईसाई है, वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, इनकी जनसंख्या है वो 2.3% है। ये गोवा, केरल, मेघालय और मिजोरम में पाया जाता है। चौथा जो धर्म है वो सिख है, ये 1.7% है। ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जो पंजाब का पास का क्षेत्र है उसमें अधिक पाया जाता है। और पांचवा
प्रमुख धर्म है वो बौद्ध धर्म है, ये 0.7% है, ये महाराष्ट्र, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। छठा जो भाग है वो जैन है, ये 0.4% जनसंख्या में, ये जो राजस्थान के नगरीय क्षेत्र है और गुजरात और महाराष्ट्र में पाया जाता है। ये आपका जो धार्मिक संगठन है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, आपको भाषाई संगठन ध्यान में रखना है, श्रमजीवी जनसंख्या ध्यान में रखनी है और धार्मिक संगठन है विशेष रूप से ध्यान में रखना है। छठा प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारण लिखिए। किसी निश्चित स्थान या क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या कहा जाता है। यानी कोई एक निश्चित क्षेत्र है उसमें निश्चित समय में जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है या जनसंख्या बढ़ती है या घटती है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के दो प्रमुख कारण है, भारत के ग्रामीण और कमजोर शैक्षणिक स्तर वाले राज्यों में पुरुष प्रधान समाज की धारणा से लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसलिए अशिक्षा और जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। यानी जहाँ पर शिक्षा का प्रसार कम है और जो ग्रामीण भाग है जहाँ पुरुष प्रधान समाज है वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो रही है, इसलिए अशिक्षा और जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण कारण है। और भारत के कुछ राज्यों में प्रवास है वो भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण रहा है, यानी अन्य राज्यों से आकर लोग वहाँ पर बसते हैं, इस कारण भी उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है। ये दो जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण कारक है, पहला अशिक्षा और दूसरा प्रवास। आपको इन दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे सातवां प्रश्न है जनसंख्या विस्फोट की प्रावस्था पर टिप्पणी लिखिए। जो भारत में जनसंख्या विस्फोट की चार प्रावस्था है उसमें जो जनसंख्या विस्फोट की अवधि 1951 से 1981 के मध्य, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। इसमें जनसंख्या को विस्फोट की प्रावस्था कहा जाता है। इस समय वृद्धि में उच्च प्रजनन दर और मृत्यु दर में तीव्र कमी कारण, यानी जन्म दर है वो अधिक रही और मृत्यु दर है वो बहुत कम रही, इस कारण जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक रही। इस समय अवधि में जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि उच्च रहने के साथ ही पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से आने वाले अप्रवासियों की अधिक संख्या होने के कारण भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। यानी उस समय जन्म दर भी उच्च थी, मृत्यु दर निम्न थी और जो पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से अप्रवासी अधिक है, इस कारण भी भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। आगे आठवां प्रश्न है राष्ट्रीय युवा नीति 2014। आपको इनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 है वो फरवरी 2014 में प्रारंभ की गई, जो देश के युवाओं के लिए समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है। देश के युवाओं को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है और उनके द्वारा भारत को राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। यानी ये युवाओं के लिए दूरदर्शी प्रस्ताव रखती है, युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाने के लिए बनाई गई। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में 15 से 29 आयु वर्ग के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में है वो युवा की आयु क्या निर्धारित की गई, जो 15 से 29 वर्ष का प्रत्येक व्यक्ति वो युवा माना जाता है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। नौवां प्रश्न है जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी किसी भी क्षेत्र पर जनसंख्या कम निवास करती है, अधिक निवास करती है, इस पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सबसे अधिक प्रभाव कारक है। भारत में अनुकूल जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा राज्यों में जनसंख्या सर्वाधिक और उच्च घनत्व पाया जाता है। जो प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र है जैसे पहाड़ी प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल और जो मरुस्थलीय भाग जैसे पश्चिम राजस्थान, इसमें जनसंख्या कम और निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यानी जहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल जलवायु उपलब्ध है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है और जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। आगे 10वां प्रश्न है भारत में कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता उच्च होने के दो प्रमुख कारण बताइए। यानी कुछ राज्यों में श्रमिक अधिक है, इसका क्या कारण है? भारत अनेक भौतिक स्वरूप, जलवायु, उच्च वाला विस्तृत भौगोलिक भाग है जिसमें अनेक राज्यों में अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। उन राज्यों में वो श्रम सहभागिता उच्च होने के निम्नलिखित कारण। इसमें पहला है भारत के गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय को पूर्ण करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे इन राज्यों की श्रम सहभागिता अन्य राज्यों से उच्च है। जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य वहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर अधिक विकसित है, इस कारण श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। जो भारत के पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ पर व्यवसायिक क्रिया कम होने के कारण वहाँ श्रम सहभागिता कम पाई जाती है। यानी जहाँ पर है वो द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर अधिक विकसित है वहाँ पर श्रमिक अधिक चाहिए और वहाँ पर श्रमिक अधिक है, और जहाँ पर पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर व्यवसायिक क्रियाएं विकसित कम है, इस कारण वहाँ श्रम सहभागिता दर कम पाई जाती है। 11वां प्रश्न है पिछले दशकों में भारत में नगरीय जनसंख्या तीव्र वृद्धि से बढ़ने के कारण बताइए। यानी नगरों की जनसंख्या शहरों की जनसंख्या तेज गति से क्यों बढ़ रही है? इसका प्रमुख कारण है वो आर्थिक विकास है, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशाओं में सुधार के कारण है वो तेजी से बढ़ी। नगरों में वो सुविधा और स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं बेहतर उपलब्ध होती है, इस कारण नगरों की जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। 12वां प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय और जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से? दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इसके दो घटक है, पहला प्राकृतिक घटक जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर, यानी जितने ज्यादा जन्म लेंगे उतनी जनसंख्या में अधिक वृद्धि होगी, मृत्यु होगी तो जनसंख्या में कमी होगी। अभिप्रेरित उत्प्रवास और अप्रवास, यानी वहां से लोग कितने छोड़कर जाते हैं और कितने वहां पर आकर बसते हैं, इससे भी जनसंख्या वृद्धि है वो प्रभावित होती है। 13वां प्रश्न है भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाओं पर टिप्पणी ली कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख अवस्था है उनको चार भागों में बांटा गया। यानी 1901 से 2011 के मध्य जो जनसंख्या है उनको चार भागों में बांटा गया। इसमें पहले जो प्रावस्था क्या है, यानी प्रावस्था 1 है वो 1901 से 1921 के मध्य है, इसे
स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, यानी यहाँ पर न तो अधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई, नहीं कमी, इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर रही, यानी छोटे बच्चों का जन्म भी अधिक हुआ और मृत्यु दर भी है वो, लोगों की मृत्यु भी अधिक हुई, और लेकिन 1911 से 1921 के बीच है वो ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। दूसरी प्रवस्था है ये 1921 से 1951 के मध्य, इसमें भी लगभग स्थिर रही, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं विस्तार से मृत्यु दर में वो धीरे धीरे कमी आई। जो प्रवस्था गया जो 1951 से 1981 के मध्य, ये भारत में जनसंख्या विस्फोट के दिए, इसमें जनसंख्या वृद्धि वो बहुत तेज गति से हुई, इसमें मृत्यु दर में वो बहुत तेज कमी हुई, जन्म दर है वो उच्च रही। चौथी प्रवस्था जो प्रवस्था गया 1981 से वर्तमान तक, इसमें जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है लेकिन धीरे धीरे घट रही, इसका प्रमुख कारण लोग है वो जागरूक होने लगे हैं। आगे 14 प्रश्न है, कृषि जनसंख्या में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। जो कृषि जनसंख्या है उसमें कृषक यानी जिसके पास खुद का खेत है वो कृषि कार्य करता है, उसे कृषक कहा जाता है, ये कृषि जनसंख्या में सम्मिलित होता है। कृषि मजदूर जिनके पास खुद का खेत नहीं लेकिन जो कृषि कार्य करते हैं, जो कृषकों का खेत है वहां पर जाकर मजदूरी करते हैं, उन्हें कृषि मजदूर, और जो कृषक और कृषि मजदूरों परिवार के सदस्य उन्हें कृषि जनसंख्या में सम्मिलित किया जाता है। 15 प्रश्न है, 10 से 19 आयु वर्ग में किशोर और किशोरियों का प्रतिशत क्या है, यानी कुल जनसंख्या में किशोर और किशोरियों का प्रतिशत है वो 20.9% है, और इस 20.9% में से 52.7% किशोर है और 47.3% किशोरियां, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे जो दूसरा अध्याय है वो मानव बस्ती, इसमें आपके 2 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहले आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कौन कार्य करता है, जो आर्थिक वृद्धि का नोड यानी प्रमुख केंद्र है उसके रूप में नगर कार्य करता है, इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। दूसरा प्रश्न है, ग्रामीण बस्ती का प्रकार कौन सा है, ग्रामीण बस्ती का गुच्छित भी है ग्रामीण बस्ती है, अर्धगुच्छित भी है ग्रामीण बस्ती और पल्लीकृत भी ग्रामीण बस्ती, ये तीनों ग्रामीण बस्ती, इसमें ऑप्शन 4 है वो सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो नगरीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत 31.16% रहा, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही, यहाँ पर 31.16% भी लिखा हो सकता है या 31.2% भी लिख सकते हैं, ये आपको दोनों विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे चौथा प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियां संबंधित होती है, ग्रामीण बस्तियां किस क्रियाकलाप संबंधित होती है, ग्रामीण बस्तियां वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं संबंधित होती है, इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। पांचवा प्रश्न है, नगला क्या है, नगला जो पल्लीकृत बस्तियां होती है उसका स्थानीय नाम है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, 2011 की भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, उसका जनसंख्या घनत्व है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, वो एक नगर के अंतर्गत माना जाएगा, वहां पर नगर पालिका या नगर निगम का होना जरूरी है, और जनसंख्या का आकार है वो कम से कम 5000 से अधिक होना चाहिए, ये तीनों विशेषता एक नगर की है। लेकिन 75% से अधिक जनसंख्या वो प्राथमिक क्रियाकलाप में न होकर प्राथमिक के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न होने चाहिए, इसमें ऑप्शन 3 है वो सही होगा। प्राथमिक क्रियाकलाप में है तो वो ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत आएगी। सातवां प्रश्न है, आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म कब हुआ, जो आधुनिक उद्योगों पर आधारित जो औद्योगिक नगर है उनका जन्म है 1850 के बाद में, इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। आठवां प्रश्न है, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि दर है वो 46.14% किस सन में दर्ज की गई, 1981 में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, यानी 1981 में यह पाया गया कि लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर शहरों की जनसंख्या है वो बढ़ रही है। इसके बाद रिक्त स्थान है, इसमें 9 उपजाऊ जलोढ़ मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाए जाने वाली ग्रामीण बस्ती कौन सी, यानी ऐसी कौन सी ग्रामीण बस्ती है जो जलोढ़ के मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, जो गुच्छित बस्तियां वो जलोढ़ के मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सघन और गुच्छित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। 10वां प्रश्न है, भारत की ग्रामीण जनसंख्या को खालजा प्रकार में बांटा गया, जो भारत की ग्रामीण जनसंख्या उनको 4 भागों में वो बांटा गया है। 11वां प्रश्न है, नगर आर्थिक वृद्धि के खालजा के रूप में कार्य करते हैं, जो नगर है वो आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। 12वां प्रश्न है, उच्चतम क्रम में प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को खालजा नगर कहा जाता है, जो उच्चतम क्रम है उसमें प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहा जाता है, ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 13वां प्रश्न है, किसी भी प्रकार और आकार के घरों का समूह जिसमें मानव निवास करता है उसे मानव बस्ती कहा जाता है, ये मानव बस्ती की परिभाषा आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आगे 14 प्रश्न है, ऐसे बड़े अधिवास जिसमें द्वितीय क्रियाकलापों का विशिष्टीकरण मिलता है उसे नगरीय बस्तियां कहा जाता है, यानी ऐसे बड़े क्षेत्र जहां पर बहुत अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं और द्वितीय क्रियाकलाप संबंधित होता है उन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। 15 हिमालय की निचली घाटियों और निम्न गंगा के मैदान छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी बस्तियां पाई जाती है, जो हिमालय की निचली घाटियां हैं, निम्न गंगा के मैदान और छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से पल्ली बस्तियां हैं वो पाई जाती है। 16 प्रश्न, भारत की खालजा बस्तियों में पाना, पाला, पाली, नगला और ढाणी ये कहीं पाई जाती है, जो पल्लीकृत बस्तियां उसको स्थानीय नामों में पाना, पांडा, पाली, नगला, ढाणी कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 17वां प्रश्न है, नगरों के चारों ओर उसे सटे हुए विकसित नगर क्या कहलाता है, जो महानगर होता है उसके चारों ओर फैला हुआ जो विकसित नगर होता है उसको अनुषंगी नगर कहा जाता है।
18 प्रश्न है, नगरों की स्थापना सैन्य संबंधी कार्यों के संपादन हेतु की जाती है, यानी कौन से नगर है जिनकी स्थापना सेना संबंधी कार्यों के लिए की जाती है, वहां पर सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है, सेना के रुकने के स्थान होता है। जो गैरिसन या छावनी नगर है उनकी स्थापना सैन्य संबंधी कार्यों हेतु की जाती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 11 प्रश्न, सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत में कुल जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये 31.16% है। जो नैनीताल, मसूरी, शिमला, माउंट आबू ये महत्वपूर्ण पर्यटन नगर है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या वृद्धि है वो 11% बढ़ी, ये ध्यान में रखना है आपको। 22वां प्रश्न है, भौतिक रूप से एक दूसरे से अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है किंतु सबका नाम एक ही रहता है, ये पली बस्ती कहलाती है। यानी ये भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग होती है, एक दूसरे से बनती होती है, लेकिन इनका नाम है वो एक ही रहता है। 23वां प्रश्न है, गुंचित बस्तियां खाली जगह ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती है। जो गुंचित बस्तियां वो आयताकार रूप में भी हो सकती है, अरीय भी हो सकती है और रेखिक रूप में भी हो सकती है। 24वां प्रश्न है, भारत के राजस्थान के जल अभाव क्षेत्रों में खाली जगह या खाली जगह बस्तियों को अनिवार्य बना दिया। जो राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्र है वहां पर गुंचित बस्तियां या संयंत्र बस्तियां पाई जाती है। संयंत्र बस्ती गुंचित बस्ती का ही दूसरा नाम है, यानी घरों का एक बहुत बड़ा समूह है वो एक स्थान पर होता है। 25वां प्रश्न है, खाली जगह का विकास रजवाड़ों या राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ। जो मध्यकालीन नगर है उनका विकास है वो रजवाड़ों या राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ, इन्हें किला नगर भी कहा जाता है, यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण किला या दुर्ग स्थित है। 26वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? जो वृहत मुंबई है, जो ग्रेटर बॉम्बे है वो भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें राजस्थान के किन्हीं 2 महानगरीय शहरों के नाम बताइए, यानी ऐसे कौन से राजस्थान के कौन कौन शहर है वो महानगर है। इसमें जयपुर, जोधपुर और कोटा ये तीनों सम्मिलित है, आपको इनमें से कोई 2 है वो बताना है। दूसरा प्रश्न है, प्रशासनिक नगर किसे कहा जाता है? प्रशासनिक नगर जो उच्च कार्यों के प्रशासनिक मुख्यालय प्रशासनिक नगर कहलाता है। इसमें मुख्यतः जो राज्यों की राजधानी है वो इसके अंदर आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 गैरिसन नगरों के नाम बताइए। ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जो गैरिसन या छावनी नगर जहां पर सैन्य संबंधी कार्य किया जाता है, जहां सेना को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग दी जाती है और सेना के रुकने का स्थान होता है। इसमें अंबाला, जालंधर, उदयपुर ये 3 महत्वपूर्ण गैरिसन नगर है। अंबाला जो एक गैरिसन नगर है। चौथा प्रश्न है, पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम बताइए। जो पल्ली बस्तियां उनका स्थानीय नाम ढाणी, पाली, पाड़ा, नगला और पान्ना है। 5वां प्रश्न है, नगरीय बस्तियां किसे कहा जाता है? ऐसे बड़ी अधिवास जिसमें मुख्यतः द्वितीयक और तटीय क्रियाकलाप किया जाता है उन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। 6वां प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों का प्रकार किसके आधार पर निर्धारित होता है? जो ग्रामीण बस्तियां उनका प्रकार उच्चवच के आधार पर होता है, यानी स्थल की आकृति किस प्रकार की? स्थल आकृति के आधार पर, जलवायु के आधार पर और जल की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित होते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत में नगरों का अभ्युदय किस काल में हुआ? जो भारत में नगर है इनकी उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? जो प्राग ऐतिहासिक काल है, यानी इतिहास से पहले का काल है, उसमें मानी जाती है। 8वां प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रामीण बस्ती किसे कहा जाता है, ये कितने प्रकार की होती है, नाम बताइए। जो ग्रामीण बस्तियां ये 4 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले गुच्छित बस्ती, दूसरी अर्धगुच्छित बस्ती, तीसरी पल्लीकृत बस्तियां और चौथी एकांकी बस्तियां। 9वां प्रश्न है, खनन नगर क्या है? उदाहरण दीजिए। ऐसे नगर जो खनिज समूह क्षेत्र में विकसित हुए खनन नगर कहलाते हैं, जैसे खेतड़ी जो राजस्थान में, झरिया, रानीगंज और सिंहभूमि। 10वां प्रश्न है, गैरिसन नगर किया जाता है? ऐसे नगर जिसमें सैनिक छावनी स्थित होती है गैरिसन नगर कहा जाता है, जैसे अंबाला है, उधमपुर है। 11वां प्रश्न है, गुच्छित बस्तियां किसे कहा जाता है? घरों का एक सामूहिक या संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र है वो गुच्छित बस्तियां कहलाता है, यानी घरों का एक सामूहिक क्षेत्र है वो गुच्छित बस्ती कहलाता है। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र, नागालैंड और राजस्थान में इस प्रकार की बस्तियां, राजस्थान में जहां जल की कमी है उन क्षेत्रों में बस्तियां मुख्य रूप से मिलती है। 12वां प्रश्न है, अर्धगुंचित बस्तियों को समझाइए। ऐसी बस्ती किसी एकांकी बस्ती के सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने का निर्मित होती है। एकांकी बस्तियां यानी जिसमें घर है वो दूर दूर स्थित होते हैं, ये किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित हो जाती है, उसे अर्धगुच्छित बस्ती कहा जाता है। ऐसा गुजरात के मैदान या राजस्थान के कुछ भागों में इस प्रकार की बस्तियां मिलती है। 13वें विभिन्न युगों में विकास के आधार पर भारतीय नगरों कितने भागों में बांटे गए? जो विभिन्न युग है उनमें विकास के आधार पर भारतीय नगर है उनको 3 भागों में बांटे गए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें सबसे पहला नगर है प्राचीन नगर, दूसरा मध्यकालीन नगर और तीसरा आधुनिक नगर। 14वां प्रश्न है, प्राचीन नगरों और आधुनिक नगरों कोई 2 उदाहरण बताइए। प्राचीन नगर का उदाहरण है वो प्रयागराज यानी इलाहाबाद है और पाटलिपुत्र जो पटना में, और इलाहाबाद का वर्तमान नाम भी प्रयागराज है, ये आपको ध्यान में रखना है। आधुनिक नगर में सूरत, दमन और गोवा, इन नगरों को अंग्रेजों ने विकसित किया था। 15वां प्रश्न, महानगर किसे कहा जाता है? ये नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न होता है? महानगर जहाँ 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर होते हैं उनको महानगर कहा जाता है, जबकि कई नगर और मेगा नगर मिलकर एक नगरीय संकुल बनाते हैं जिसमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। यानी महानगर की जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख के मध्य होती है, नगरीय संकुल की जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक होनी चाहिए। 16वां प्रश्न है, गुच्छित बस्तियों के कोई 3 लक्षण बताइए। गुच्छित बस्तियां घरों के एक संयुक्त या संकुलित रूप को प्रदर्शित करती है। यह घरों का जो संकुलित निर्मित क्षेत्र, इसके मध्य मिलने वाले रास्ते या गलियां आयताकार, अरीय या रेखिक आकृति प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार की बस्तियां प्राय उपजाऊ जो जलोढ़ मैदानी भाग है उसमें मिलती है। 17वां प्रश्न है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए उत्तरदायी भौतिक
लक्षण लिखिए, यानी किसी भी बस्ती का प्रकार किस प्रकार का होगा, इसके लिए कौन कौन से भौतिक कारक है वो जिम्मेदार होता है। इसमें सबसे पहला है उच्चावच, दूसरा स्थलाकृति, तीसरा जलवायु और जल की उपलब्धता। 18 प्रश्न है ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए कौन कौन से सांस्कृतिक या मानव जातीय कारक भी उत्तरदायी। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक इसमें सामाजिक संरचना, यानी वहां पर है वो समाज की संरचना किस प्रकार है, लोग किस प्रकार रहते हैं और जाति और धर्म के आधार पर भी निर्भर करती है। 16 प्रश्न भारत में नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो नगरीय बस्तियां उनका वर्गीकरण का आधार जनसंख्या है वो 5000 या इससे अधिक होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, कुल जनसंख्या का जो 75% या इससे अधिक भाग है वो कृषि के अलावा अन्य कार्यों में लगे होना चाहिए, कोई नगर पालिका, नगर निगम या छावनी बोर्ड होना चाहिए। ये 4 नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार है। 20वां प्रश्न स्मार्ट सिटी मिशन क्या है समझाइए। ये अति महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये कई बार पूछा गया। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना जो आधारभूत सुविधा, साफ और सतत पर्यावरण अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करता है, यानी ऐसे शहरों को बढ़ावा देना जो सतत पर्यावरण, नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करवाता है। स्मार्ट शहरों की एक विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए जो स्मार्ट संसाधन है उसको लागू करना, जैसे क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके और कम संसाधनों का उपयोग और सस्ती सुविधा उपलब्ध कराई जाए, यानी जो क्षेत्र है उसको पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाए और प्राकृतिक आपदा से कम जोखिम वाला क्षेत्र बनाया जाए। ये स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 21वां प्रश्न है वो सुमेलित से सम्मिलित है, इसमें प्रशासनिक नगर है वो चंडीगढ़ है। प्रशासनिक नगर में जो महत्वपूर्ण राजधानी है वो आती है औद्योगिक नगर में, जहाँ महत्वपूर्ण उद्योग है जो भिलई है वो एक औद्योगिक नगर है। शैक्षिक नगर है वो कोटा है, जहाँ शिक्षा से संबंधित अधिक कार्य किया जाता है। पर्यटन नगर जहाँ पर्यटक अधिक घूमने आते हैं जो शिमला एक पर्यटन नगर है, आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके जो दूसरा पार्ट है उनमें से 2 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 नंबर का है वो पहले पार्ट से पूछा जाएगा, यानी इन 2 पार्टों से आपके 5 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे जो 30 अध्याय है वो इकाई 3 के अंतर्गत आता है, इकाई 3 में 14 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कौन सा भू उपयोग है वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। जो भू उपयोग वर्गीकरण है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यानी भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। जो प्रतिभूमि है भू उपयोग वर्गीकरण में सम्मिलित है। जो निवल बोया गया क्षेत्र वो भी भू उपयोग में सम्मिलित है और बंजर और व्यर्थ भूमि ये भी भू उपयोग में सम्मिलित, लेकिन जो सीमांत भूमि है वो भूमि के उपयोग में सम्मिलित नहीं है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। दूसरा प्रश्न है शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल है वो नहीं बोई जाती। जो शुष्क कृषि होती है उसमें ऐसी फसलें बोई जाती है जिनको कम पानी की जरूरत होती है। इसमें गन्ना है वो नहीं बोया जाता है क्योंकि गन्ने को सिंचाई के लिए अत्यधिक पानी की जरूरत होती है। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। तीसरा प्रश्न है कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। यानी जो सिंचित क्षेत्र होता है जहाँ सिंचाई की जाती है वहाँ भूमि का ह्रास किस कारण हो रहा है। जो मृदा में लवणता बढ़ रही है इस कारण भूमि का ह्रास हो रहा है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही। और जो मृदा की लवणता उसको ठीक करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। चौथा प्रश्न है भू उपयोग संबंधी अभिलेख है वो कौन सा विभाग रखता है। जो भूमि के उपयोग संबंधी जो रिकॉर्ड है वो भू राजस्व विभाग रखता है। जो रेवेन्यू विभाग होता है वो रखता है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। पांचवा प्रश्न है भू राजस्व विभाग द्वारा भू उपयोग को कितने भागों में बांटा गया। जो भूमि का उपयोग है उसको 9 भागों में बांटा गया, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। जो 9 भाग है उनको भी आपको और उनकी परिभाषा विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। छठा प्रश्न वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिक सहायता से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती उसे बंजर या व्यर्थ भूमि कहा जाता है। वर्तमान प्रतिभूमि वह भूमि जिसमें पिछले 1 वर्ष है वो कृषि नहीं की गई, लेकिन जो कृषि योग्य। पुरातन प्रतिभूमि 1 वर्ष से अधिक समय लेकिन 5 वर्ष से कम समय में कृषि नहीं की गई। स्थायी चारागाह क्षेत्र जहाँ पशुओं को चराने के लिए स्थान आरक्षित होता है उसे स्थायी चारागाह क्षेत्र कहा जाता है। सातवां प्रश्न वह भूमि जिस पर फसलें उगई और काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। 8वां प्रश्न कौन सी है वो रबी की फसल है। जो रबी की फसल है वो गेहूं है। जो चावल, कपास और मक्का ये तीनों ही खरीफ की फसल है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो खरीफ की फसल है वो वर्षा ऋतु में होती है, जो रबी की फसल है वो शीत ऋतु में होती है। इसके उदाहरण आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। जो खरीफ की फसल है वो जो चावल है वो खरीफ की फसल है, गेहूं, सरसों और चना ये तीनों ही है वो रबी की फसल है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 10वां प्रश्न है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत में जो सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है वो असम है और असम में सबसे पहले चाय की कृषि है वो प्रारंभ की गई थी। 11वां प्रश्न है गन्ना, चावल और कपास की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। गन्ना, चावल और कपास इन तीनों फसलों की दृष्टि से भारत का विश्व में है वो दूसरा स्थान, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। गन्ने में वो पहला स्थान ब्राजील का और चावल और कपास में चीन का, चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। 12वां प्रश्न है लाल चना या पिजन पी के नाम से किसे जाना जाता है। जो लाल चना है वो अरहर को कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है। या पिजन पी है वो भी अरहर को कहा जाता है। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल है वो तिलहन फसल नहीं, यानी तिलहन फसल जैसे तेल निकाला जाता है। मूंगफली एक तिलहन फसल है, सरसों भी एक तिलहन फसल है, सूरजमुखी भी एक तिलहन फसल है, लेकिन जो अरहर है वो एक दलहन फसल है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यानी जो दालें होती है वो दलहन फसलों के अंतर्गत आती है। तिलहन फसलों में मूंगफली है, तोरिया है, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और तारामीरा ये महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है।
आगे 14 प्रश्न है, अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका क्या ये कॉफी की प्रमुख किस्में? आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, या तो ये तीनों देकर पूछा जा सकता है कि कॉफी किस्में कौन सी, या ये तीनों देकर पूछा जा सकता है ये किसकी किस्में। जो अरेबिका है वो सर्वाधिक उत्तम किस्म की कॉफी है जिसका भारत में उत्पादन किया जाता है। निम्न में से भारतीय कृषि की समस्या नहीं है, अनियमित मानसून, यानी मानसून है नियमित नहीं, ये भारतीय कृषि की एक समस्या है। भूमि सुधार में कमी, ये भी एक भारतीय कृषि की समस्या। निम्न उत्पादकता यानी उत्पादन कम होता है, ये भी एक समस्या। उच्च उत्पादकता यानी उत्पादन अधिक होता है, ये समस्या नहीं, इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। जो भारतीय कृषि की समस्या उनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना, ये बड़े प्रश्नों में वो पूछी जा सकती है। 16 प्रश्न है, असमन और बोरो किससे संबंधित है? जो असमन और बोरो है वो चावल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल किसान है वो एक ही वर्ष में वो चावल की 3 फसलें लेते हैं जिसे असमन और बोरो कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 17 प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाने वाली जो फसल ऋतु, यानी कौन सी फसल ऋतु फसलें दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है? जो खरीफ फसल है उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है, यानी मानसून है वो वर्षा ऋतु में आता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में उदारीकरण नीति और उन्मुक्त अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई? जो 1990 का दशक है उसमें उदारीकरण नीति यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाए गए, इसमें ऑप्शन 1 है वो सही होगा। 19वां प्रश्न है, कौन सी फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है? जो उष्णकटिबंधीय फसलें वो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती है क्योंकि इनको है वो गर्मी की आवश्यकता होती है और वर्षा ऋतु में काफी हद तक गर्मी होती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। जो शीतोष्ण कटिबंधीय फसलें वो रबी की फसल में बोई जाती है। आगे रिक्त स्थान सम्मिलित है, इसमें भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तम किस्म की किस कॉफी का होता है, यानी उत्तम किस्म की कौन सी कॉफी जिसका उत्पादन भारत में होता है? जो अरेबिका किस्म की कॉफी उसका भारत में उत्पादन होता है। चाय एक रोपण कृषि, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यानी बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार कृषि की जाती है उसे रोपण कृषि कहा जाता है। 30वां प्रश्न, चाय निर्यातक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? चाय का निर्यात करने वाले देशों में यानी दूसरे देशों में भेजने वाले देशों में भारत का विश्व में दूसरे स्थान है और पहला स्थान है वो चीन का है। चौथा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है वो कर्नाटक है और भारत की 2/3 भाग यानी 66% कॉफी का उत्पादन है वो कर्नाटक राज्य से ही होता है। 5वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ऐसी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है उसे साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 6वां प्रश्न है, वह भूमि एक कृषि वर्ष या इसे कम समय तक कृषि रहित रहती है उसे वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है, यानी एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक उस पर कृषि नहीं की जाती उसे वर्तमान प्रतिभूमि, एक समय से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम है उसे पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है, और 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ी है लेकिन उस पर कृषि नहीं की जाती उसे कृषि योग्य वैध भूमि कहा जाता है। 7 प्रश्न है, वह भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है उसे पुरातन प्रतिभूमि कहा जाता है। 8 प्रश्न है, भारत में रबी की फसल खारिज माह में बोई जाती है। जो रबी की फसल यानी जो शीत ऋतु की फसल है वो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। खरीफ है वो जून जुलाई में बोई जाती है। 9वां प्रश्न है, भारत में चावल के पश्चात दूसरा प्रमुख अनाज है, यानी भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज चावल है और दूसरा प्रमुख अनाज है वो गेहूं है। 10वां प्रश्न है, कपास एक खालिज फसल है। कपास एक रेशेदार उष्णकटिबंधीय और वाणिज्यिक फसल है, ये तीनों श्रेणी के अंतर्गत आता है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। रेशेदार यानी इसे रेशा बनाया जाता है, उष्णकटिबंधीय ये गर्मी वाले क्षेत्र में होता है, वाणिज्यिक यानी इसका पूरा उत्पादन है वो बेचने के लिए व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। 11वां प्रश्न है, खालिज विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। जो भू राजस्व विभाग है वो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो भू राजस्व विभाग का ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारी होता है उसे पटवारी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अति लघुत्मक प्रश्न है, इसमें कृषि या फसल ज्ञानता की गणना का सूत्र लिखना है। कृषि ज्ञानता यानी कृषि कितनी ज्ञान है, इसमें सकल बोए गए क्षेत्र बटा निवल बोए गए क्षेत्र गुणा में 100 किया जाता है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा, आर्द्रता के आधार पर कृषि कितने प्रकार की होती है? आर्द्रता यानी जल की आवश्यकता के आधार पर कृषि 2 प्रकार की होती है। पहली कृषि सिंचित कृषि, जिसके कृषि के लिए सिंचाई की जाती है, और वर्षा निर्भर या बारानी कृषि जो वर्षा पर निर्भर होती है, सिंचाई नहीं की जाती, ये दोनों आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तीसरा, वर्षा निर्भर कृषि आर्द्रता के आधार पर कितने भागों में बांटी जाती है? जो वर्षा निर्भर या बारानी कृषि है ये आर्द्रता के आधार पर 2 भागों में बांटी जाती है। शुष्क भूमि कृषि यानी जहां पर वर्षा है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है उसे शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है। आर्द्र भूमि कृषि जहां पर फसल की पर्याप्त मात्रा के लिए उपलब्ध वर्षा होती है उसे आर्द्र भूमि कृषि कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में चाय उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? आपको नाम लिखना है। जो पश्चिम बंगाल के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र उसमें दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये मैप में भी पूछा जा सकता है, दार्जिलिंग और कूच बिहार इन दोनों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 5, पश्चिम बंगाल में चावल की कौन सी 3 फसलें लेते हैं? पश्चिम बंगाल चावल की समन और बोरो लेते हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 6वां प्रश्न है, नरमा क्या? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें जो अमेरिकन कपास होता है उसको नरमा कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, चाय की पत्तियों में कौन से तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? जो चाय की पत्तियां होती है उसमें कैफीन और टेनिन है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
8 प्रश्न है, भारत में कॉफी कृषि किन क्षेत्रों में किया जाती है या कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का जो सर्वाधिक कॉफी उत्पादन है वो कर्नाटक से होता है। भारत की जो 2/3 कृषि है वो कॉफी है वो कर्नाटक से प्राप्त होती है। 66% जितना कॉफी का उत्पादन होता है उसमें से 66% भाग केवल कर्नाटक से प्राप्त होता है। केरल और तमिलनाडु पश्चिम घाट की जो उच्च भूमि उस पर इसकी कृषि की जाती है। 9वां प्रश्न है, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत भाग अनाज का उत्पादन होता है? अनाज का उत्पादन भारत का जो टोटल अनाज है उसका 11% है भारत में उत्पादित होता है। भारत में अनाज कितने भागों में बांटा गया? जो अनाज है उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला उत्तम अनाज जिसमें चावल और गेहूं आता है और मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी आता है। 11वां प्रश्न, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय? ये अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। नवीन कृषि प्रौद्योगिकी और सिंचाई द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन होने वाली अभूतपूर्व वृद्धि है और हरित क्रांति कहलाती है। यानी कृषि में नई टेक्नोलॉजी का प्रकार करना और प्रयोग करना और सिंचाई द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जो कार्य किए गए उसे हरित क्रांति कहा गया। 12 प्रश्न, कृषि में रासायनिक उर्वरक प्रति हेक्टेयर खपत है वो किन राज्यों में सर्वाधिक होती है? जो रासायनिक उर्वरक है उसकी प्रति हेक्टेयर खपत है वो सर्वाधिक पंजाब और हरियाणा में होती है। यानी यहाँ पर फसलों में सर्वाधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। 13वां प्रश्न, भारतीय कृषि कोई दो समस्या बताइए, इसमें सबसे बड़ी समस्या है वो निम्न उत्पादकता है। यानी उत्पादन कम होता है और भूमि सुधार की कमी है, किसानों के पास पर्याप्त भूमि नहीं, ये भी कृषि की एक सबसे बड़ी समस्या है। 14 प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अरहर उत्पादक राज्य कौन सा है? जो महाराष्ट्र है वो सर्वाधिक अरहर उत्पादक राज्य है। भारत में चाय की खेती सबसे पहले कब और कहाँ प्रारंभ हुई? भारत में सबसे पहले जो चाय की खेती 1840 ईस्वी में असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी वहां पर प्रारंभ हुई थी। 16 प्रश्न है, दालें और मिट्टी की उर्वरकता को कैसे बढ़ाती? जो दलहन फसलें वो मिट्टी की उर्वरकता कैसे बढ़ाती? जो दलहन फसलें है वो फलीदार फसलें ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। यानी इसकी जड़ों में वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है जिसके कारण मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। 17वां प्रश्न है, कृषि ज्ञानता क्या है या शस्य ज्ञानता से आप क्या समझते हैं? एक निश्चित क्षेत्र पर एक फसल वर्ष में कितनी बार फसलों का उत्पादन किया जाता है ये प्रवृत्ति है कृषि ज्ञानता या शस्य ज्ञानता कहलाती है। यानी एक कृषि वर्ष में कितनी बार फसलों का उत्पादन किया जाता है उसे कृषि ज्ञानता या शस्य ज्ञानता कहा जाता है। 18वां प्रश्न, किन्हीं दो रेशेदार फसलों के नाम बताइए। यानी ऐसी दो फसलें जिनसे रेशा उत्पादन किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण फसल है वो कपास और जूट है। भारत में गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से? भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे लघुतरात्मक प्रश्न है जो 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला है, साझा संपत्ति संसाधनों पर टिप्पणी लिखी। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। साझा संपत्ति जो ग्राम पंचायत या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि होती है उसको साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। इसमें जो सामुदायिक वन होता है, चारागाह और जो अन्य सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो साझा संपत्ति के उदाहरण है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान भारतीय कृषि में अत्यधिक ऋणग्रस्तता किसानों की आत्महत्या का कारण बनता जा रहा है, स्पष्ट कर रही है। यानी जो भारतीय कृषक है वो ऋण के तलों दबे जा रहे हैं, उसके कारण वो सुसाइड अधिक करते हैं। इसका आपको स्पष्ट करना है। अत्यधिक ऋणग्रस्तता के गंभीर परिणाम क्या है? क्या आप मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या और ऋणग्रस्तता का परिणाम है? यानी किसान है जो आत्महत्या करे उसका प्रमुख कारण क्या आप मानते हैं ऋणग्रस्तता है? भारतीय कृषक है वो कृषि में पर्याप्त निवेश करने में असमर्थ होता है और कृषि से कम आय होती है इसके कारण, और फसलों खराब हो जाने किसान है अत्यधिक ऋणग्रस्त हो जाता है। यानी इससे एक तो निवेश नहीं कर पाते और कृषि से आय है वो कम होती है, फसल खराब हो जाने के कारण और है उन्हें ऋण लेना पड़ता है। महाजनों और विविध जो वित्तीय संस्था उसका कर्जा न चुकाने पाने के स्थान भारत में प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों में हजारों कृषक है वो आत्महत्या कर लेते हैं। वस्तुतः हमारा ये मानना है कि देश के विभिन्न राज्यों में किसान द्वारा जो आत्महत्या है वो ऋणग्रस्तता का, ऋण के तलों दबने का ही परिणाम है। तीसरा प्रश्न है, भारत में भू उपयोग परिवर्तन के कारणों की विवेचना करें। भारत में जो भू उपयोग में परिवर्तन हो रहा है उसके प्रमुख कारक कौन कौन से? इसमें पहला है अर्थव्यवस्था का आकार है वो समय के साथ बढ़ता है, बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है और सीमित भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। यानी अर्थव्यवस्था का आकार में परिवर्तन होने से भूमि उपयोग में परिवर्तित होता है। पहले जो कृषि भूमि थी वर्तमान में वो शहरीकरण, नगरीकरण में आती है और आवासीय भूमि के अंतर्गत बदलने लगी है। दूसरे, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव है। द्वितीय और तृतीय सेक्टर में प्राथमिक की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि हुई। इस कारण जो गैर कृषि कार्यों में भूमि का उपयोग है वो बढ़ा और समय के साथ कृषि क्रियाकलाप उसका अर्थव्यवस्था में योगदान कम हुआ है। इस कारण भी कृषि भूमि में परिवर्तन हुआ है। चौथा प्रश्न है, बंजर भूमि या कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। बंजर भूमि वो भूमि होती है जिसको वर्तमान में जो प्रचलित प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उसकी सहायता से भी कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता। इसमें मरुस्थल भूमि, रेतीली भूमि, पथरीली भूमि और पहाड़ी भूभाग और जल और वायु अपर्दन से बेकार हो चुकी भूमि आती है। लेकिन जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि हो जो पिछले 5 वर्ष है उसे अधिक समय से पड़ती या कृषि रहती है, यानी उस पर कृषि नहीं की जा रही लेकिन उस पर कृषि की जा सकती है, कृषि योग्य बनाया जा सकता है, वह कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है।
पांचवा प्रश्न है निवल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। वह भूमि जिस पर सिर्फ एक बार फसल उगी और काटी जाती है उसे निवल बोया गया भूमि या क्षेत्र कहलाता है, जबकि एक कृषि वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी एक वर्ष में जहाँ एक बार ही फसल बोई जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है, और सकल जिसमें एक से अधिक बार है वो फसलें बोई जाती है और काटी जाती है। छठा प्रश्न है भारत जैसे देश में गहन कृषि नीति अपनाने की आवश्यकता क्यों है, यानी भारत में जो गहन कृषि उसको अपनाने की आवश्यकता क्यों है। भारत जैसे देश में भूमि की कमी और श्रम की अधिकता, यानी भारत में भूमि कम है लेकिन श्रमिक अधिक है, इसलिए गहन कृषि अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को भी कम किया जा सकता है। सातवां प्रश्न है हरित क्रांति की उपलब्धियां क्या है, यानी हरित क्रांति के लाभ क्या हुए। कृषि रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशियों का उपयोग शुरू किया गया, सिंचाई की सुविधा में सुधार और विस्तार किया गया, मेक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से चावल के अधिक उपज देने वाले बीज लाए गए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। गेहूं मेक्सिको से लाए गए और जो चावल है वो फिलीपींस से लाए गए। इसे आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो, गम यानी गेहूं है वो मेक्सिको से लाए गए। जो कृषि आधारित उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग है उसके विकास को प्रोत्साहन दिया गया। आठवां प्रश्न है प्रतिभूमि किसे कहा जाता है और भूमि को प्रति है वो क्यों छोड़ा जाता है। प्रतिभूमि निरंतर फसल उत्पादित करते रहने से भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी आती जाती है, इसलिए भूमि को कुछ समय के लिए कृषि रहित छोड़ दिया जाता है, यानी उस पर कृषि नहीं की जाती, इसे प्रतिभूमि कहा जाता है। और प्रतिभूमि छोड़ने का कारण है वो इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि वह अपनी खोई हुई उर्वरकता उसको प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त कर सके। नौवां प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए। जो खाद्यान्न जो खाने के काम अनाज जाता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय अपने। जो व्यापारिक फसल है उसके स्थान पर खाद्यान्न फसलों को उगाने पर बढ़ावा दिया गया, कृषि गहनता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया, कृषि योग्य बंजर और जो प्रतिभूमि उसको कृषि भूमि परिवर्तन करने पर बल दिया गया। आगे 10वां प्रश्न है भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि है वो किस प्रकार की जा सकती है। जो निवल बोए गए क्षेत्र को उसको भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित कर बढ़ाया जा सकता है। इससे दो प्रकार का हमें लिया जा सकता है। पहले प्रति कई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, यानी किसी भूमि में किसी एक फसल की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। एक कृषि वर्ष में गहन भूमि उपयोग से सभी फसलों का उत्पादन है वो बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे 11वां प्रश्न है भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए, या शुष्क कृषि भूमि और आर्द्र कृषि भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में रक्षी सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी जो भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकार है उसका आपको वर्णन करना है। भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकार आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित और वर्षा निर्भर यानी बारानी कृषि में वर्गीकृत किया गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्द्रता के आधार पर कृषि कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से भागों में। आर्द्रता के आधार पर जो कृषि है उसको दो भागों में बांटा गया। इसमें पहले है सिंचित कृषि। सिंचित कृषि में सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार पाया जाता है। जो आर्द्रता के आधार पर कृषि का एक भाग है सिंचित कृषि, उसका भी दो भाग है, एक रक्षी सिंचाई कृषि और एक उत्पादक सिंचाई कृषि। जिसमें पहला है रक्षी सिंचाई कृषि। रक्षी सिंचाई कृषि का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना, जिसका यह अभिप्राय है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। यानी इसमें मुख्य रूप से जो फसलें हैं वो वर्षा पर निर्भर होती है, लेकिन जो जल की कमी होती है उसको सिंचाई के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य फसलों को नष्ट होने से बचाना है। उत्पादक सिंचाई कृषि इसका मुख्य उद्देश्य फसलों को पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाकर अधिकतम उत्पादन करवाना है, यानी इसमें सिंचाई है वो अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए की जाती है। और आर्द्रता के आधार पर दूसरी कृषि का भाग है वो है वर्षा निर्भर यानी बारानी कृषि। इसके भी दो भाग है। इसमें पहले है शुष्क भूमि कृषि। सामान्यतः ये जो 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश में होने वाली कृषि है वो शुष्क कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत शुष्कता सहन करने वाली फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, गंवार आदि कृषि की जाती है, यानी ऐसी फसलें बोई जाती है जो शुष्कता सहन कर सकती है, यानी कम पानी में भी हो सकती है। आर्द्र भूमि कृषि फसलों की आवश्यकता से अधिक होने वाली वर्षा क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है वो आर्द्र भूमि कृषि, यानी जहाँ पर वर्षा है फसलों की आवश्यकता से भी अधिक होती है उन्हें आर्द्र भूमि कृषि कहा जाता है। इसमें चावल, जूट, गन्ना आदि जो अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलें उनकी कृषि की जाती है। आगे 12वां प्रश्न है भारत में भू उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि हुई, वृद्धि के कौन कौन से कारण है। जो भू उपयोग संवर्ग है यानी वृद्धि किन किन संवर्गों में हुई और उसका कारण क्या है। संवर्गों में हुए परिवर्तन 1950-51 से 2014-15 के दौरान भारत में 3 संवर्गों में वृद्धि हुई और 4 के अनुपात में गिरावट हुई। जो वृद्धि दर्ज कराने वाले संवर्ग उसमें इन प्रमुख संवर्गों में वृद्धि हुई। जो वन क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई, पहले वन क्षेत्र 17% था जो बढ़कर 23.3% हो गया है। जो गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि उसमें भी वृद्धि हुई, पहले गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि 3.2% थी जो 2014-15 में 8.7% हो गई। वर्तमान प्रतिभूमि पहले 3.7% थी जो बढ़कर 4.9% है वो हो गई है। जो निवल बोया गया क्षेत्र है वो पहले 41.7% था, वर्तमान में बढ़कर वो 45.5% हो गया। इसमें वृद्धि के कारण गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त वृद्धि है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की निर्भरता औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में उत्तरोत्तर बढ़ रही है, यानी अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के कारण गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि में वृद्धि हुई है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के जो अंतर्गत क्षेत्रफल है वो भी बढ़ा है। वन क्षेत्र में वृद्धि उसके सीमांकन के कारण हुई, न कि वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण, यानी जहाँ पर वन लगाए जा सकते हैं उनको भी वन से ढके हुए क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल कर लिया। इस कारण वन क्षेत्र में वृद्धि हुई, न कि वास्तविक रूप से वन बढ़े। वर्तमान प्रतिभूमि वर्षीय
वर्दी है वो वर्षा की अनियमितता और फसल चक्र में होने वाले परिवर्तन के कारण हुई। वर्षा अनियमित होती है, इस कारण भी वर्तमान प्रतिभूमि में वृद्धि हुई है, और फसल चक्र में परिवर्तन के कारण यानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भी इसमें वृद्धि हुई है। जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि उसमें उपयोग कारण जो न्यूल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई। जो जिस क्षेत्र पर कृषि की जाती, जो योग्य व्यर्थ भूमि पड़ी रहती थी, उसको भी न्यूल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया। इस कारण न्यूल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई। जो गिरावट दर्ज करवाने वाले संवर गए उसमें बंजर और व्यर्थ भूमि में गिरावट आई है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में गिरावट आई, चारागाह और जो फसल वृक्षों के अंतर्गत यानी जो उद्यानों के अंतर्गत भूमि थी उसमें कमी हुई। वर्तमान पार्टी के अतिरिक्त जो अन्य भूमि थी उसमें भी कमी हुई है। इसमें कमी कारण समय के साथ जैसे कृषि और गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे ही व्यर्थ और जो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि थी उसमें कमी आई। न्यूल बोए गए क्षेत्र में कमी का कारण है गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि होना। चारागाह में अनुपात का कारण है वो कृषि भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, यानी कृषि के लिए जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पादन करने के लिए कृषि भूमि की अधिक आवश्यकता पड़ी, इस कारण वो चारागाह सिकुड़ते गए। 13 प्रश्न, भारत में उत्पादित तिलहन फसलों का वर्णन कीजिए। जो तिलहनों की कृषि मुख्यतः खाद्य तेल निकालने के लिए की जाती है, जो खाने में प्रयुक्त तेल होता है उसके लिए की जाती है। देश में मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात और राजस्थान के शुष्क भाग, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना और रायलसीमा प्रदेश है प्रमुख तिलहन पैदा करते हैं। भारत में 14% कृषिगत भाग पर है वो तिलहन की कृषि की जाती है, यानी पूरे 100% भाग पर कृषि की जाती है तो उसमें 14% भाग पर है वो तिलहन की फसल बोई जाती है। देश का प्रमुख तिलहन है फसलों मूंगफली, तोरियां, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी है। मूंगफली भारत विश्व का 19.5% मूंगफली उत्पादित करता है। विश्व में जितनी मूंगफली उत्पादित होती है उनमें से 19% है वो भारत का हिस्सा है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक जो मूंगफली है वो बीकानेर के लोनकरण से तहसील में होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत में गुजरात के राजकोट में होती है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे सरसों और तोरियां बहुत से तिलहन शामिल होते हैं, जैसे राई है, सरसों, तोरिया और तारामीरा। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और भारत के मध्य और उत्तर पश्चिम भाग में रबी की ऋतु में बोई जाती है। सोयाबीन और सूरजमुखी, सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश का 90% सोयाबीन उत्पादित करते हैं। और सूरजमुखी की फसल है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में आपको जो प्रमुख तिलहन फसल है उसके बारे में ध्यान रखना है। 14 प्रश्न, भारतीय कृषि की 4 समस्याओं की व्याख्या करें। यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करें। इसमें सबसे पहला अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारतीय जो कृषि है अनियमित मानसून पर निर्भर है। भारतीय कृषि वर्तमान में भी मानसून पर निर्भर है। देश में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग है वो सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर ही निर्भर है। दूसरा, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता और ऋणग्रस्त। आधुनिक कृषि में बहुत अधिक लागत आती है। सीमांत और छोटे किसानों की है वो कृषि बचत बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। जो वर्तमान कृषि उसमें खर्च अधिक आता है लेकिन आय है वो कम प्राप्त होती है। कृषि में निवेश करने में असमर्थ होता है। फसल के खराब हो जाने के कारण किसान है वो कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। तीसरा, छोटे खेत तथा विखंडित जोत। देश में सीमांत और छोटे किसानों की संख्या अधिक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार है वो निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकांश भू जोत है वो बिक्री अवस्था में, यानी जो खेत है वो छोटे और एक दूसरे से बिखरे हुए, यानी किसी कृषक का 2 बीघा खेत यहाँ तो 2 बीघा दूसरी जगह वो एक जगह नहीं होने के कारण वह बड़े क्षेत्र में कृषि नहीं कर सकता। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, यानी जो कृषि योग्य भूमि उसकी गुणवत्ता में कमी हो रही है। भूमि संसाधन निम्नीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंचाई क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई कारण कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल आक्रांता, लवणता और मृदा क्षारकता के कारण बंजर भी हो चुका है। 15 प्रश्न, किसान पोर्टल क्या है? यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। यह किसानों को कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने का एक मंच है जिसके माध्यम से किसानों को बीज, कीटनाशक, फसल बीमा, फसल का बाजार मूल्य आदि जानकारी प्रदान की जाती है। आगे 16 प्रश्न है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी NMSA पर टिप्पणी लिखिए या जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कोई 2 योजना को बताइए। NMSA के महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी और जलवायु के अनुकूल बनाना है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण करना है और परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY जैसी योजना के माध्यम से जैविक कृषि को अधिक से अधिक बढ़ावा देना। जो राष्ट्रीय मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। 17 प्रश्न है, प्रतिभूमि क्या है? प्रतिभूमि की अवधि को किस तरह कम किया जा सकता है? प्रतिभूमि एक ही खेत पर लंबे समय तक लगातार फसलें उगाने से मृदा के जो पोषक तत्व है वो समाप्त हो जाता है। मृदा की उर्वरक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए भूमि को 1 वर्ष बिना कृषि किए खाली छोड़ दिया जाता है। इस भूमि को प्रतिभूमि कहा जाता है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरकता प्राकृतिक रूप से वापस आ जाती है, यानी भूमि की उर्वरकता कम होने पर उसे खाली छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर कृषि नहीं की जाती, इससे वापस है उसकी उर्वरकता प्राकृतिक रूप से आ जाती है। प्रतिभूमि उर्वरकों के अधिक उपयोग से प्रतिभूमि की अवधि उसको घटाया जा सकता है। 18 प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल ऋतुओं का वर्णन कीजिए। यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है। इसमें 3 ऋतु है। सबसे पहली है खरीफ ऋतु। खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून आगमन के साथ बोई जाती है, यानी ये जून और जुलाई में बोई जाती है। इस समय मानसून आता है। इसमें मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित है, यानी जिन्हें अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल है, कपास, जूट, जवार, अरहर और बाजरा। आपको ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा है रबी की फसल ऋतु। ये शीत ऋतु में और अक्टूबर नवंबर में प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इस समय उपलब्ध कम तापमान है। शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसलें जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों की बुआई में सहायक होता है, यानी इस समय कम तापमान की जरूरत होती है।
तीसरा प्रश्न है जायद फसल ऋतु एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु जो रबी की कटाई से लेकर खरीफ की बुआई के बीच में होती है। इसमें सामान्यतः तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारा फसलों की कृषि है वो सिंचित भूमि पर की जाती है। जो जायद फसल है वो सिंचित भूमि पर ही की जाती है। 19वां प्रश्न है चाय के बागान पहाड़ी ढलानों पर ही क्यों लगाए जाते हैं, इसका आपको कारण बताना है। चाय एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जो चाय के बागान है पहाड़ी ढलानों पर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि चाय के पौधे के विकास के लिए इसकी जड़ों में जल एकत्रित होना हानिकारक होता है। पहाड़ी ढालों में जल का अपवाह आसानी से होता है, यानी इसकी जड़ों में पानी एकत्रित नहीं होता, वो आगे चला जाता है, जिसके कारण जल है वो चाय के पौधों की जड़ों में एकत्रित नहीं हो पाता है, इस कारण वो ढलानों पर ही की जाती है। 20वां प्रश्न है भारत में चावल और गेहूं की कृषि का वर्णन निम्नलिखित बिंदु के आधार पर कीजिए। जो चावल और गेहूं है उसका फसल परिचय बताना है, उसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से है, ये विशेष रूप से आपके बड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है। चावल के बारे में पूछा जा सकता है या गेहूं के बारे में पूछा जा सकता है। चावल का फसल परिचय ये एक खरीफ की फसल है और उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। गेहूं एक रबी की फसल है और शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये इसका परिचय और जलवायु। चावल के लिए उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल होने के कारण उच्च तापमान और उच्च वर्षा यानी आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसके लिए अधिक तापमान और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, परंतु पश्चिम बंगाल में कृषि जलवायु की अनुकूलता के कारण 2 या 3 फसलें बोई जाती है, जिन्हें और समन और बोरो कहा जाता है। और गेहूं है उसके लिए रबी की फसल होने के कारण सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, परंतु हिमालय के उच्च भागों और मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में ये वर्षा पर भी निर्भर है, इसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। चावल में अधिक तापमान अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, गेहूं है वो सिंचाई पर निर्भर है, इसमें कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो चावल के उत्पादक क्षेत्र है भारत विश्व का 21.6% चावल उत्पादन करता है और भारत विश्व का 12.3% है वो गेहूं उत्पादन करता है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य उसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल राज्य है। और गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके जो 3 अध्याय उनमें से अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने इस सीरीज में वो 3 महत्वपूर्ण पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, इसमें से आपके परीक्षा में पक्के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे की 2 क्लास में हमें वो आगे के 6 पाठों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हमने मैप की क्लास ली जो आपकी अति कारगर साबित होगी, वो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए।